हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवन स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ स्पेशल। आज हम उन्हीं स्पेशल के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, बहुत दिनों से आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि आपके लिए जो है ना कुछ विशेष प्रकार के जो है ना वीडियो प्रोवाइड किया जाए। और यह मेरे मन में काफी लंबे समय से चल रहा था कि आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर जो है ना बहुत ही फायदेमंद हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना कुछ मैराथन टाइप्स जो है ना वीडियो बनाया जाए, जो थोड़ा सा लंबा होगा बट आपके लिए जो है ना प्रत्येक शब्द इसके जो है इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है उसका नाम है मैराथन। क्या नाम है? मैराथन। इस मैराथन वीडियो के अंतर्गत जो है ना आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। यानी इतिहास सब्जेक्ट से जो है बोर्ड एग्जाम में किस किस प्रकार के जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा जो है ना क्वेश्चन आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पूरा वीडियो जितने मिनट के होंगे, यह प्रत्येक इसके जो शब्द होंगे ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस आज के वीडियो से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक एक चैप्टर करके जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, इतिहास इसमें अब तो मतलब सबको पता है कि कुछ समय से कुछ सालों से जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और वह आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होता है। ये 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव अगर दो भागों में बांट दे तो कैसे आपका जो है ना स्कोर हो, कैसे आपका स्कोर 90 प्लस हो, आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और देखें लास्ट तक जाते जाते आप खुद ही बताएंगे कि हाँ इस वीडियो से हमें बेनिफिट हुआ है। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर जो है वह है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्लास 12 की हिस्ट्री का जो है ना पहला चैप्टर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आइए आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से प्रश्न जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे सबसे पहले तो यह जाने कि यह चैप्टर क्या है। आप हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं एक नंबर में आप ध्यान रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता जिसका नाम है, इससे कौन कौन सा प्रश्न पूछता है, तो एक तो प्रश्न देखेंगे कौन कौन सा होता है, ठीक है। एक नंबर में ध्यान रखेंगे कि खोजकर्ता, यानी वह स्थान का नाम दे देगा और आपसे खोजकर्ता पूछेगा। दूसरा नदी, यानी कोई स्थल का नाम दे देगा और किस नदी के किनारे है वो पूछेगा। वर्ष, यानी किसी स्थल का किस वर्ष उसका खोज हुआ वो पूछेगा। वस्तु, यानी कोई वस्तु कहां से प्राप्त हुआ ये पूछेगा। जैसे इस चैप्टर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न में कुछ प्रश्न पे भी हम चर्चा करते हैं। क्या प्रश्न रहेगा? जैसे आपका एक प्रश्न यह हो सकता है कि
किया। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा, हड़प्पा का खोज किसने किया? तो आप क्या बोलेंगे? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। अब ये हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आप हड़प्पा और हड़प्पा के खोजकर्ता, नदी के नाम, ये सब जो है ना आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, ये इसी चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए क्या क्या इसे, जैसे मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हड़प्पा की बात करें और मोहनजोदड़ो ना है, ऐसा संभव नहीं है। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को जो है ध्यान से जो है इस पे ध्यान देंगे। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या क्वेश्चन होता है देखते हैं। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन रहेगा सेम वही कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखालदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। अब यह कब किया था? तो इसका खोज आपको सन 1922 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1922 ईस्वी में। अच्छा, यह किस नदी के किनारे है? बिल्कुल यह भी प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु नदी के किनारे है। और आपसे पूछा जाएगा, यह चैप्टर क्या होता है ना कि यह चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इससे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जैसे नृत्य करती कांस्य की मूर्ति कहां से मिला? तो आप बोलेंगे नृत्य करती कांस्य की मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक का चिन्ह एक जो पूछा जाता है, वो स्वास्तिक का चिन्ह आपका हड़प्पा से मिला हुआ है, लेकिन नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहां से मिला है? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो से। आपसे पूछा जाएगा विशाल धनागार का अवशेष कहां से मिला? तो क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो से। आपसे पूछा जाएगा विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। जल निकास प्रणाली का बेहतर साक्ष्य कहां से मिला? तो आपको मोहनजोदड़ो से। तो ये मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से या ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो है ना लोथल एक जगह है, बहुत फेमस जगह है, क्या नाम है उसका? लोथल। बिल्कुल लोथल, इससे आपका प्रश्न होगा लोथल का खोज, लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। बिल्कुल, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है ना आपसे पूछा जाएगा। लोथल से नाव का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है। गोदीवारा का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, इस प्रकार से एक और जगह है आपका जो है ना, यही बहुत फेमस है, चनहुद्रो। तीसरा जगह जो आता है आपका चनहुद्रो से पूछा जाएगा कि मनके का जो है ज्यादातर उद्योग का साक्ष्य, उद्योग कहां आते हैं? मोहनजोदड़ो के। ये मोहनजोदड़ो तो बहुत बड़ा 125 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ क्षेत्र था, जगह था, लेकिन इसके तुलना में यह मात्र 7 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ क्षेत्र था। लेकिन पूर्ण रूप से क्या था? हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर था। इसलिए आप इसको याद रखेंगे, जितने भी औद्योगिक उद्योगों से संबंधित साक्ष्य मिले, या वो वस्तु किसी प्रकार का हो, खेल का हो या अन्य सामग्री का हो, वो सब साक्ष्य कहां से मिला? तो यह मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रकार का जो मतलब प्रश्न होता है आपका, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पूछा जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपसे एक और प्रश्न पूछता है, ठीक है, आप इस पे एक बार ध्यान से देखें, हम और भी आपको बताते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे इससे सब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछा जाता है आपका? सब्जेक्टिव प्रश्न में आपका जो है ना हड़प्पा सभ्यता का जल निकास
जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। तो आप जल निकास प्रणाली का कैसे वर्णन करेंगे? तो कहने का मतलब कि आप वहां के जो है ना मतलब नक्शा को देखिए, आप वहां के जो भी मतलब वहां का कंटेंट है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर नाली होता क्या है। आज आप वर्तमान नाली से जो है ना उस समय की नाली को जोड़ने का अगर प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। बिल्कुल आप इसको उतारते रहे और बात को जो है समझते रहे। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप जो लिखा गया था बोर्ड पे वो आप उतार लिए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको हम बताएं कि जल निकास प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है VVIS ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका? जल निकास प्रणाली यानी हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली का जो है ना वर्णन करना है। आप ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है? कुछ नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का जल निकास प्रणाली जो है ना आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल चुटकी बजाते आप बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप देखिए, कल्पना कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में एक आवास था। बिल्कुल जैसा आवास में क्या था, ये बीच में आंगन हुआ करता था और साइड साइड से क्या होता था, घर हुआ करता था। साइड से क्या होता था, घर होता था। ठीक है, आंगन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का एक गढ़ था। वहां भिन्न प्रकार के जो है क्रियाकलाप होते थे। आप याद रखेंगे कि ये दीवार जो है ना, जैसे सड़क है, आप देखिए ये जो घर का दीवार है, इस दीवार से और ये सड़क है आपका, ये क्या है? सड़क है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये दीवार से सटा सड़क पे एक क्या होता था, एक नाली भी होता था, जिसका ये घर का एक दीवार नाली से सटा होता था। आप याद रखिए कि एक घर में आपके क्या होता था, कुआं होता था। अब जिस घर में कुआं होता था, कुआं की एक दीवार से सटे एक जगह पे एक क्या होता था, मतलब जलकुंड बना होता था। जो हम पानी यूज करते थे वो पहले कहाँ जाता था, या जलकुंड में जाता था। जलकुंड से वह क्या होता था, वह पानी फिर हमारे घर के दीवार से सटे नाले में आता था। और नाले में क्या होता था, नाले में या आगे बढ़ते हुए या छोटे नाले से कहाँ जाता था, छोटे नाले से फिर बड़े नाले में जाता था और बड़े नाले से फिर नदियों में जाता था। इतना संरचना याद रखेंगे। और नदी से फिर बड़ा नदी में, बड़े नदी से महासागर तक जाता था। याद रखेंगे कि जब हमारे घर में प्रयोग होने वाले जल कहाँ जाता था, नाले में जाता था। नाले में क्या था, नाले में जगह जगह हौदे बनाए जाते थे। बड़े नाले हो छोटे नाले हो, हौदे इसलिए बनाए जाते थे कि जो हमारे घर से अवशिष्ट पदार्थ जो निकले, जब वह प्रवाहित हो जल के साथ, तो जाकर इन मल कुंडों में यानी गड्ढे में क्या हो, हौदे में जाकर वो मतलब भारी पदार्थ जो है ना वहां जमा हो जाए। ठीक है, नाली को ऊपर से जो है ना पत्थरों और ईंटों से ढक दिया गया था। इसलिए ढक दिया था ताकि बाहरी अवशिष्ट पदार्थ जो है नाले में प्रवेश न करे और नाला जाम न हो। ठीक है, साथ ही साथ समय समय पे क्या किया जाता था, इन ईंटों और पत्थरों को हटाकर साफ किया जाता था। नाली को, जो मलकुंड है, जो हौदे होते थे उसमें जो कचरे फंस जाते थे उनको निकाल कर बाहर रख देना। ठीक है, लेकिन जो कचरा बाहर निकाल कर रखा जाता था नाली के किनारे सड़क पे, वह निरंतर यानी लगातार हमेशा साफ नहीं किया जाता था उसे। वो मलकुंड का साक्ष्य भी वहां से मिला। तो आप बोल सकते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कुछ इस प्रकार से था। पहले हम जल का जो अपने घर में प्रयोग करते थे वो एक मलकुंड में जमा होता था। मलकुंड से फिर कहाँ जाता था, नाले में जाता था। नाले से फिर बड़े नाले में, बड़े नाले से फिर नदियों में प्रवाहित हो जाता था। नदी में जल जाम न हो और गंदगी जो है ना, हमारे घर की गंदगी नदियों तक न जाए, नदी जल स्वच्छ रहे, इस बात का भी हड़प्पा वासी बहुत बखूबी ध्यान रखते थे। वह जगह, इसके लिए जगह जगह क्या बनाए थे, हौदे बनाए थे। और उन हौदों के माध्यम से वो क्या, मल जो हमारे घर से निकलने वाले मल को पानी से क्या करते थे, अलग कर देते थे। तो इस प्रकार के हड़प्पा सभ्यता को अगर आप अपने इस डायग्राम को अपने मस्तिष्क में अगर बैठा लेंगे तो निश्चित ही आप यह बोर्ड एग्जाम में आप कितने 5 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यह जो है ना 5 मार्क्स देगा। और इतना ही नहीं, यह जो है ना आप इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या होगा कि वहां के गृह स्थापत्य के बारे में भी प्रश्न पूछता है, तो गृह स्थापत्य भी आपका बन जाएगा। जैसे क्या बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो घरों की संरचना इस प्रकार से बनाते थे कि घर के चारों तरफ क्या कमरे होते थे, बीच में क्या होता था, ये खुला आंगन है। ये क्या है, खुला आंगन है। आंगन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का केंद्र हुआ करता था, जैसे भोजन पकाना, वस्तु को सुखाना, मसाले सुखाना वगैरह वगैरह, या कढ़ाई फढ़ाई क्या केंद्र हुआ करता था। ठीक है, साथ ही साथ जो घर में प्रवेश के लिए
ये एक दरवाजा नहीं, दो दरवाजा होता था, ठीक है, ताकि एक व्यक्ति अगर एक दरवाजा खुला भी है तो दूसरा दरवाजा बंद रहे, ठीक है, या दो दरवाजे क्रॉस करके अंदर जाते थे लोग। जो ग्राउंड फ्लोर ऐसे हड़प्पा सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो 2 तल्ला मिले हैं, ठीक है। तो जो मतलब भूतल पे जो मकान होता था सामान्यतः उस पे खिड़कियां नहीं होती थी और दरवाजे किधर पीछे की ओर खुलते थे, आगे की ओर नहीं खुलते थे। यानी हड़प्पा वासी अपने सेफ्टी का जो है ना, अपनी सुरक्षा का बखूबी और बहुत बेहतर ढंग से जो है ना वो इसका जो है ना ध्यान रखे हुए थे, ठीक है। साथ ही साथ ये मतलब कुआं घर भी इस प्रकार से मतलब बनाया गया था ताकि जो है ना घर की महिलाएं जब इसका उपयोग करें तो बाहर का दरवाजा बंद हो, लेकिन जब बाहर के राहगीर वगैरह जब जल पीने के लिए आया तो अंदर का दरवाजा बंद हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी 5 नंबर आपका जल निकास प्रणाली से और 5 नंबर आपका नगर योजना से, ये 10 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है ना पतन कैसे हो गया। आई आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अगर हुआ तो पतन कैसे हो गया। तो इस चीज को भी बताने के लिए आपको जो है ना यह बात ध्यान में रख लीजिए, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई एक कारण नहीं था, यहाँ 2 कारण था। एक तो मानव जनित आपदा और दूसरा कौन सा, प्राकृतिक आपदा। ये तो प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा, ये दोनों आपदाओं आप ले सकते हो, ठीक है। मानव जनित आपदा में क्या आ जाएगा आपका, मानव जनित आपदा में महामारी आ जाएगा या फिर जो है ना मतलब आग का लग जाना आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार के, या फिर कोई बाहरी आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत का एक कारण हो सकता है। जबकि प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़ ये सब या जलवायु परिवर्तन आप ले सकते हैं। तो टॉपिक बनाकर उस पर विस्तार से थोड़ा सा विस्तार कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यानी इस चैप्टर से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। आइए इसका दूसरा चैप्टर एक और है, ठीक है, दूसरा चैप्टर पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। और आपको बताते हैं, एक आप इसको क्या कीजिए, पहले आप इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए, और अगले चैप्टर इसके बाद जस्ट हम आ रहे हैं और आपको बताएं। तो आइए मित्रों देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है, राजा, किसान और नगर। एक्चुअली ये नाम तो दिया है राजा, किसान और नगर, लेकिन आपको समझना है कि यह चैप्टर जो है ना मुख्य रूप से आपको मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश तथा गुप्त वंश, ये 2 चैप्टर से संबंधित है। किसकी से, मौर्य वंश और गुप्त वंश से। आइए इससे पहले देखते हैं कि सब इनसे कौन कौन से जो है ना प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको पूछा जाएगा, कौन कौन से प्रश्न। तो एक चीज याद रखिएगा कि वंश का संस्थापक ये आपसे पूछता है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया। तो जब मौर्य वंश का स्थापना के बारे में आपसे पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य VVI है। अगर गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे, गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वह श्रीगुप्त, कौन थे, श्रीगुप्त, ठीक है, ये आपसे पूछता है। इसके अलावा आपसे एक चीज याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, इससे जो जब मौर्य वंश में आप आएंगे तो आपसे पूछेगा कि किस वंश के समाप्ति के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ। तो आप याद रखिएगा नंद वंश, कौन सा वंश, नंद वंश, ठीक है। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापदम नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापदम नंद, ठीक है। और यह भी प्रश्न पूछता है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। बिल्कुल, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, कौन थे, धनानंद। ये 2 प्रश्न जो है ना याद रखिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से पूछा जाता है, खैर इस वंश से संबंधित तो है नहीं, लेकिन इससे निश्चित पूछा जाता है कि एक और वंश इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा, हर्यक वंश। कौन सा, हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक आप बता दो, जल्दी से बता दो, नहीं पता है हम बताते हैं। बिल्कुल, हर्यक वंश के संस्थापक थे आपका बिंबिसार, कौन थे, बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र ही था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयीन, कौन,
उदयन, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र यानी पटना नगर का स्थापना किसने किया? तो उदयन ने। तो यह प्रश्न पूछा था, पटना शहर का स्थापना किसने किया? उदयन ने। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? तो इनके गुरु और मंत्री एक ही थे, नाम क्या था? चाणक्य महोदय इनके गुरु, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। गुरु और उनके जो है ना महामंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा इस मौर्य वंश में और भी कुछ महान शासक हुए, जैसे इनके पुत्र थे बिंदुसार, और इनके पुत्र कौन थे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे कौन? नाम क्या है? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? सम्राट अशोक। नाम तो सुने ही होइएगा, अशोक। अब इससे प्रश्न क्या पूछता है? आपको पता पूछेगा कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया? अशोक ने किया था। आपसे पूछा जाएगा कि यह बताइए वह कौन से शासक थे जो कलिंग पे आक्रमण किए थे? तो कौन कलिंग पे आक्रमण करने वाले शासक कौन थे मौर्य वंश के? वह अशोक थे। आपको पूछा जाएगा कि अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप बोल देना अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ये मौर्य वंश से आपसे पूछेगा एक दो पुस्तक का नाम भी पूछता है, एक दो पुस्तक ज्यादा नहीं, आप उसको याद रखिएगा जो मौर्य वंश से संबंधित है। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा। और कौन से राजदूत जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज सिंह था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और एक और पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये चाणक्य महोदय ही ने अर्थशास्त्र लिखा था। याद रखिएगा एक और चीज कि अर्थशास्त्र किस चीज से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र आपको देखने से लग रहा है कि यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह फुल्ली राजनीति से संबंधित पुस्तक है। तो आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र किससे संबंधित, तो क्या बताइएगा? यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है। आइए आपको हम बताते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। अब इस वंश से क्या क्या ऑब्जेक्टिव और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो आपसे पूछेगा किस गुप्त शासक को जो है ना भारत का नेपोलियन बोला जाता है? क्या? भारत का नेपोलियन। आप बता दो। तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। कौन? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि आपसे पूछे जाए, अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश के संस्थापक, तो आप तो बता दीजिएगा श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दे, गुप्त वंश के क्या वास्तविक संस्थापक, तो क्या बताइएगा? तो बताइएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। गुप्त वंश के वह कौन से शासक थे जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और एक और है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो इनके पौत्र महोदय, यानी देखिए इनके पौत्र कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप याद रखना कि कौन कौन से ऐसे शासक हैं जिन्होंने क्या किया था, इस प्रकार की जो है ना उपाधियां धारण किया था। अगर इधर आपको दिख नहीं रहा है तो याद रखना द्वितीय, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। और यह आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही, आप जब एग्जाम देकर आना तो आप निश्चित ही हमें कमेंट करके बताना कि इससे आपका प्रश्न लड़ा या नहीं लड़ा। निश्चित ही लड़ेगा, क्योंकि यह जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी चैप्टर है, इन सारे टॉपिक का आज हम जो है ना, आप मैराथन क्या देख रहे हो? मैराथन देख रहे हो। निश्चित ही इस मैराथन का लाभ आपको मिलने वाला है, ये गांठ बांध लो। चलो आगे देखते हैं। इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त के राज्य कवि कौन थे?
बता दो। समुद्रगुप्त के राज्य कवि कौन थे? तो हरिसेन। ठीक है, हरिसेन कौन थे? हरिसेन महोदय इनके राज्य कवि थे। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि हरिसेन ने किसका रचना किया था? तो पर्याप्त प्रशस्ति की रचना या इलाहाबाद स्तंभ की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। और किस भाषा में किया था? तो संस्कृत में किया था। ये सारे प्रश्न इसी वंश से संबंधित है। और इससे पूछता है, एक और प्रश्न पूछता है कि प्रभावती गुप्त, एक और ऑब्जेक्टिव भी आई, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थे। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ना इससे भी पूछते हैं। आइए अब इसके बाद इतना आप उतार लो, ठीक है। और उतारने के बाद जो है ना हम जस्ट अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे मिलते। तो आइए आप वो दूसरा चैप्टर का सारी चीज उतार लिए होंगे। अब हम तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं और तीसरे चैप्टर पे जो है ना डिस्कस करेंगे। तीसरा चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ण। बंधुत्व, जाति तथा वर्ण। और यह मुख्य रूप से इसका केंद्र क्या है? तो महाभारत। इसलिए शॉर्ट में हम इसको महाभारत टॉपिक ही दे दिए हैं। अब इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आइए हम उन क्वेश्चन पे जो है ना चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि अब कौन कौन सा मतलब इससे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसमें जब आप आओगे तो याद रखना, यह सनातन धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है और यह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। मुख्य रूप से यह दो मतलब जो है ना चचेरे भाइयों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध से संबंधित है। यानी एक तरफ कौन थे? एक तरफ कौरव थे और दूसरे तरफ पांडव थे। ठीक है, तो कौरव का एक विशाल सेना जब 5 पांडव से टकराते हैं, आपको लगता होगा ऐसे बहुत सारे लोग जानेंगे सोच रहे होंगे क्या नहीं कि मतलब कौरव जो है एक विशाल सेना रखा हुआ था लेकिन फिर भी पराजित हो गया। क्यों पराजित हो गया? ऐसा मन में आपके विचार चल रहा होगा। रीजन क्या है कि वो असत्य पे था और सत्य पे पांडव रहते हुए उनके साथ जो है ना स्वयं भगवान कृष्ण भी थे। तो जिनके साथ जब स्वयं ईश्वर ही साथ हो तो फिर क्या डरने की कोई बात नहीं। इसलिए वो आपको बताया कि महाभारत में आके अंततः पांडव की ही क्या विजय होती है। आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्न क्या पूछता है। तो पहला प्रश्न तो आपका ये पूछेगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। पहला प्रश्न क्या होगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? कितने दिनों तक चला? 18 दिन तक। 18 दिनों तक चला। अच्छा, ये किसकी किसके बीच में हुआ? तो कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। ठीक है, एक चीज और आपसे पूछा जाएगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो आप क्या बताओगे? अर्जुन का किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। और आपसे अगर पूछ दे कि अर्जुन किसके शिष्य थे, तो अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य का। गुरु किनके? गुरु द्रोण के वो शिष्य थे। कौन? अर्जुन किसके शिष्य थे? गुरु द्रोण के। और अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु अर्जुन का। अर्जुन किसका शिष्य था? तो गुरु द्रोण का। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा एकलव्य किसका शिष्य था? तो एकलव्य महोदय भी बहुत फेमस है। वो किसका? गुरु द्रोण का, यानी द्रोणाचार्य का ही शिष्य थे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, जैसे इसमें अलावा धार्मिक ग्रंथ है, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ इसमें आपको बताना है। एक तो ये हो गया कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिन तक। आपसे पूछा जाएगा कि अब पुराणों की संख्या क्या पूछा जाएगा? पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना होगा 18। आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद 108। आपसे पूछा जाएगा वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या आपको बताना है। तो वेद कितने हैं? 4। वेदांत कितने हैं? तो वेदांत आपका 6। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा वेद कितने? वेद 4, वेदांत 6, पुराण कितना? 18,
और उपनिषद कितना 108। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कर्ण की माता कौन थी, तो आप क्या बताओगे, जल्दी बताओ। कर्ण की माता कुंती थी, ठीक है। और अर्जुन की माता कौन थी, तो अर्जुन की माता कुंती थी। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ भीष्म किसके पुत्र थे, तो गंगा पुत्र कौन था जी, भीष्म था, यानी गंगा का पुत्र भीष्म, यानी भीष्म की मां गंगा थी। आपसे पूछा जाएगा कि दुर्योधन किसका पुत्र था, दुर्योधन की मां का नाम पूछा जाएगा, तो गंधारी। क्या बताओगे, गंधारी, बिल्कुल ये गंधारी का पुत्र कौन था, आप वो क्या बोलते हैं, दुर्योधन। और कर्ण तो कुंती का हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा एक दो और प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भीम और हिडिंबा, भीम की पत्नी, याद रखना, भीम और हिडिंबा के बीच कौन सा विवाह हुआ था, तो उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। यानी आज के लव मैरिज इज इक्वल टू गंधर्व विवाह, एक दूसरे से आकर्षित हो गए और विवाह हो गया, उसी विवाह को क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा कि एक बात बताओ, आप सनातन धर्म में मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के, तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं जी, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। अब इस 8 प्रकार में जो है ना, इसको 2 भागों में बांट दो। 4 क्या है, 4 आपका मान्य है और ये रेस्ट 4 जो है वह अमान्य है। क्या है, यह 4, यानी इस 4 को नहीं मान्यता मिला है और इस 4 को मिला है। इस 4 में जो है ना आपको पिशाच विवाह आ जाएगा, राक्षस विवाह आ जाएगा, इस प्रकार का विवाह जो आता है जो अमान्य होता है, ठीक है। लेकिन कुछ विवाह जो होता है जो सनातन धर्म उसको मानते हैं। तो आपसे पूछा जाए, अच्छा एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है मनुस्मृति से, मनुस्मृति के लेखक कौन, तो आप क्या बताओगे, मनु महाराज जी, यानी मनु ही मनुस्मृति के लेखक है। तो आपको इस प्रकार से जो है ना महाभारत से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी आपको पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको बता दिए। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के बाद जो है ना आपको पता चलेगा कि आपका जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब इसको उतार लो आप, और इसको जैसे उतारोगे हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, और चैप्टर नंबर 4 जो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से है। बिल्कुल कहीं हिलना मत, आते हैं बताते हैं कि इस चैप्टर से, चौथा चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, आते उतारो। चलिए तो आप 3 चैप्टर को देख लें। अब चौथा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको बौद्ध धर्म या जैन धर्म भी आप बोल सकते हैं, हम ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं, क्या, बौद्ध धर्म तथा अब देखिए ये आपका जो है हिस्ट्री का 3 बुक है, 3 बुक में फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर है। अभी तक तो 3 चैप्टर का हम बता दिए आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चौथा चैप्टर की बात करते हैं। चौथा चैप्टर में जो है ना आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म, सबसे पहले याद रखना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप बताओ, ये थे महात्मा बुद्ध। कौन थे, महात्मा बुद्ध। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। तो अब प्रश्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही है, महावीर और किससे, बुद्ध से ही है। तो आपको आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, आप पहले हमें बता बुद्ध का जन्म आपको आप सोचो कि यह जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था, क्या आपको पता है। 500 इनका जन्म क्या कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। कहा 563 ईसा पूर्व कहां हुआ था, तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी में, ठीक है। और इनका जन्म कहां हुआ था, अब कब हुआ था, तो इनका जन्म आपको 540 ईसा पूर्व, कब 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था, तो वैशाली, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था। तो याद रखना 80 वर्ष की आयु में, 80
वर्ष के आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो आप 563 में से 80 क्या कर दो, घटा दो, तो आप घटाओगे तो 483 कब आएगा आपको, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनमें से 72 घटा देना, यानी आप जब बताओगे 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज ध्यान रखना। साथ ही साथ एक चीज और बताते हैं, विशेष तो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि इसके अलावा भी हमने एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म से वीडियो मतलब जो है संबंधित वीडियो आपको डाल रखा है, आप उस चीज को देखना, उसमें आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगा। अच्छा, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कहाँ किया, ठीक है, ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ की, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इस प्रकार से जब एक वीडियो आपको ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आप उन वीडियो को देखिए और उससे भी आपको मतलब लाभ मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है कि अभी आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो कम समय में आप अधिक जो है ना प्रश्न कैसे याद करें उसके बारे में सोचें। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि इन वीडियो को डालने से जो है ना आपका पायलट बुक का जो है ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा, और आप इसको याद रखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें इसके बारे में अवश्य भेजिए। यदि आपको किसी भी विषय के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें बताइए। अभी एग्जाम का आपका 1 सप्ताह 5 दिन जितना भी है आपके लिए हम अवश्य मेहनत करेंगे और वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है, ताकि हम आपके लिए वीडियो को और बनाएं और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिले। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित ही आपको अगला वीडियो भी मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।